Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So once again guys, you all are welcome on my channel. And guys, आज का जो डेट है हमारा, आज मैं आपको टेंस में ट्रांसलेशन करने के तरीके और बहुत सारे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, जिस पे हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस और इसके वह प्रत्येक प्रकार के सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, जिसके द्वारा आप ग्रामर से या टेंस से या प्रेजेंट टेंस से आने वाली किसी भी समस्याओं का सॉल्यूशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बात आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि इस वीडियो को देखने के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। मतलब 100% इसमें आपको प्रेजेंट टेंस से या प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस से जितना भी क्वेश्चन होगा उस सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, राइट। चाहे आप किसी क्लास के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप 8वीं, 4वीं, 5वीं, 10वीं, 12वीं किसी भी क्लास के हों, या अगर आप किसी कंपटीशन के तैयारी में भी अगर लगे हुए हैं तो उसके लिए भी 100% यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। बस आपको ध्यान देना है कि इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना, और साथ में इसके पहले मैंने टेंस से संबंधित 4 वीडियो और बनाए हुए हैं, उसको अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो, और यदि आपको वो सारी चीज़ें पहले से आती हैं तो ही ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक। और वीडियो के अंत में गाइज मैं आपको इसका जो यूज़ है, सीबीएसई स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत तो नहीं आती है, लेकिन उनके लिए यह कितना इम्पॉर्टेंट है, और साथ में यूपी बोर्ड वालों के लिए तो है ही है, तो यह कितना इम्पॉर्टेंट है उसका एक्सरसाइज मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊँगा, राइट। तो आइए हम शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि टोटल 13-14 प्रकार के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जो टोटल के टोटल जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप जान लीजिएगा इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, राइट। तो गाइज किसी भी शब्द का ट्रांसलेशन किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन अगर हम करने जाते हैं तो सबसे पहले उसको करने के पहले हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास रहनी चाहिए। अगर ये आपको बहुत तेज़ी से आता है तभी जा कर के आप उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत जल्दी से कर लेंगे। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से नहीं आती हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहे पढ़ाने वाला कोई भी दुनिया का टीचर आ जाए आपको। और इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अगर आप इस ट्रिक्स को जान चुके हैं तो ट्रांसलेशन को आप चुटकियों में कर सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को, यह मेरा तरीका गाइस, बाकी बुक से रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं, ऑलराइट। तो चलो यहाँ पे आप देख लीजिए, सिंपली आपको पहले भी बताया गया, फिर भी देख लीजिए, जान लीजिए कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगता है, और डू डज का जो प्रयोग होता है केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। कहने का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन वर्ब के साथ में यस या ईएस का प्रयोग होता है वर्ब्स के साथ में। यदि जो सब्जेक्ट हो अफर्मेटिव सेंटेंस का वो सिंगुलर नंबर होता है तो, अगर प्लूरल होगा तो यस ईएस भी नहीं लगेगा, केवल वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। पहले भी बताया गया है, अभी भी बता दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 4 रूल जो एकदम जादू की तरह आपके लिए काम करेगा। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ये जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है गाइज, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब लगा होता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और उसमें ज़रूरत के हिसाब से यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, ठीक है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्योंकि इसमें डू डज लगने लगता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताया गया पहले से, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कम्प्लीमेंट। व्हाट टाइप वाला, जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका रूल जो है ये है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं,
और याद रखना इस तरीक़ों को जानते रहेंगे तभी आप ये सारी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो गाइस इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि कुल मिला के 13 प्रकार के सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, और ये काफ़ी लंबा टॉपिक है जो कि ओवरऑल बहुत ही कम लोगों की समझ में आता है। लेकिन आज मैं आपको दावा करता हूँ गाइस, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 100% इंडेफिनिट टेंस से, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सेंटेंस लेते हैं और पहला एग्जाम्पल लेते हैं। और पहला एग्जाम्पल में गाइज सबसे पहले जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ वाले, ओके। इसमें आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ दिख रहा है बराबर आपको कि जैसे कहा गया सूर्य पूरब में उगता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाया गया आप देख लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें आपने कर लिया गाइज, अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें आप यहाँ ऊपर से भी क्लियर कर सकते हैं। और साथ में कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पीछे जाके देखो वीडियो में, उसका अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ पे ओवरऑल पॉइंट आउट भी किया है, आप इससे समझ लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। रूल्स के हिसाब से बिल्कुल रखा गया है, रूल्स का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी से मैच कर लो तो भी ये 100% सही है, राइट। नेक्स्ट आता है गाइस कि इसमें ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जो एक प्रकार के प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल का मतलब किसी सिद्धांत पर चलते हैं। जैसे एक सिद्धांत है कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4, राइट। यहाँ भी आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तीसरे प्रकार का जो सेंटेंस आता है गाइस, ये आता है परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्टिविटी का मतलब जो बिल्कुल हमेशा सत्य रहा है और ये परमानेंट होता ही रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे मनुष्य मरणशील है, या फिर आप इसे एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि मनुष्य मरणशील होता है। तो देखो एक अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा आपको कि जैसे एक सेंटेंस गाइड जो होता है ना, जैसे हमने कहा मनुष्य मरणशील है, तो मनुष्य मरणशील है को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मनुष्य मरने वाला होता है या मनुष्य मरणशील होता है। यह बोलने के तरीके हमारे अलग अलग होते हैं, लेकिन है दोनों सेंटेंस एक ही टेंस का। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि ये किसी और टेंस का हो गया, ये किसी और टेंस का। बात को समझिएगा, ये चीज़ें समझ गए जिस दिन आप, उस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसको हम चेंज करें तो लास्ट में ता है आ ही जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने लास्ट में यहाँ पे रेड कलर में दिया छोटा सा ता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ता है, राइट। तो कहने का मतलब ये ता है वाला सेंटेंस है जिसकी पहचान हमने आपको सबसे पहले बताई, ऊपर आपने देख लिया, ठीक है ना, पीछे जाके देख लीजिए। अब आ गए तीसरा पॉइंट हमारा है गाइस परमानेंट एक्टिविटी, सॉरी ये आ गया मेंटल एक्टिविटी, चौथी पॉइंट, राइट। तो मेंटल एक्टिविटी का मतलब क्या, जो हमारे दिमाग से चलता हो, मतलब जो दिमाग मानता है, जैसे माइंड हमारा मानता है, उसे मेंटल एक्टिविटी कह सकते हैं। जैसे हम भगवान में विश्वास करते हैं आ रहा है ना लास्ट में, तो हमने अंग्रेजी बना लिया यहाँ पे कि वी बिलीव इन गॉड। एक चीज़ें और बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का ये अधिकतर एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप देखो अफर्मेटिव का वही रूल लगा हुआ है, वर्ब में यस या यस लगा हुआ है। यहाँ पे वर्ब में यस या यस नहीं लगा है बिलीव में, क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट ना। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है गाइस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के वर्ब में हम यस या यस नहीं लगाते। लेकिन अगर यह वर्ब सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के, सॉरी यह सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो वर्ब के साथ में हम यस या यस जरूर लगाते। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सन क्या है, सन एक सिंगल है, करने का मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आपको राइज मतलब उगने में हमने क्या कर लिया, एस का प्रयोग कर लिया। अच्छा, शायद आपको ये चीज़ें कन्फ्यूजन में होंगी गाइस कि कब यस लगाएंगे कब यस लगाएंगे, तो इसके लिए भी आपको चैनल सब्सक्राइब कर लो, पूरा डिटेल मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको शॉर्ट में भी बता दूं कि यस यस लगाने का तरीका होता है कि जिस वर्ब का अंतिम अक्षर ए आई ओ यू होता है उसमें हम ज़रूरत के हिसाब से यस यस लगाते हैं जब, तो उसमें हमेशा यस लगाते हैं, और जिसका इनके अलावा शब्द होता है उनमें हम एस का प्रयोग करते हैं। और बाकी एस ई एस का जो यूज होता है वो सिंगुलर प्लूरल वाले पॉइंट में जाकर देखो,
मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो 5वां पॉइंट आ गया आपका इमोशन। इमोशन का मतलब ओवरऑल जैसे फीलिंग एक होती है ना, इमोशन या फीलिंग दोनों एक ही चीज़ें हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। जैसे वह उसकी समस्या समझती है, वह उसकी समस्या समझती है, ती है इसमें भी देखो आया है, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे अंग्रेजी बनाया सी अंडरस्टैंड, एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए अंडरस्टैंड में हमने यहाँ पे यस लगाया हुआ, ठीक। तो सी अंडरस्टैंड्स हिज प्रॉब्लम, ठीक। सब कुछ बिल्कुल नियम के अनुसार समझाया गया है, सबको अच्छी तरह समझ सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कोई मिस्टेक है अगर तो आप उसके लिए भी बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका फीलिंग। जैसे फीलिंग में जैसे महसूस करना, जैसे यहाँ कहा गया मुझे लगता है वह हमेशा गलत होती है। अच्छा, इस सेंटेंस को ज़रा सा चेंज करके हमने यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया, यहाँ पे भी देख लो। जैसे कहा गया कि वह हमेशा गलत होती है, इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वह हमेशा गलत करती है। होती है यहाँ पे भी पहचान में रहा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तातीते के हिसाब से, और यहाँ पर भी ती है के हिसाब से ती है आया है, राइट। तो यहाँ पर भी आप अंग्रेजी देख सकते हैं, या ये चीज़ें एक अलग हो गया पहचान में, क्योंकि यहाँ पे दो क्लॉज हैं, एक आपका अदर है, कहने का मतलब दो क्लॉज हैं इसमें, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो दोनों के मिल करके एक सेंटेंस बना है। इसलिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह हमेशा गलत करती है, तो उसका अंग्रेजी और सिंपली यहाँ पे समझ में आ सकता है आपको, ठीक है। सिंपल बिल्कुल, आप देख लो। नेक्स्ट आपका आता है हैबिट 7वें में। तो हैबिट्स का मतलब क्या, आदतें। जैसे राजू रोज स्कूल नहीं जाता है, एक नेगेटिव मैंने यहाँ पे बना दिया है, उसका नियम भी यहाँ पे लगा करके दिया गया है कि राजू एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, पहले से बताया गया डू और डज का यूज़ कैसे होता है। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो हमने राजू को सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हमने राजू डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ये हो गया ट्रांसलेशन, राइट। 8वें प्रकार में आप यहाँ पे देख लो गाइस, प्रेजेंट मोमेंट जैसे होता है। प्रेजेंट मोमेंट में जैसे हमने कहा, जैसे एक सेंटेंस कि देखो बरसात कैसे होती है, देखो बरसात कैसे होती है, ज़रा इसको बात को समझिएगा। यह एक ओवरऑल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, देखो बरसात कैसे होती है, तो हमने अंग्रेजी बना दिया सी हाउ इट रेन्स। इसका मतलब जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है वो प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से भी यूज़ किया जाता है। हर जगह ताहे तीहे ते आ रहा है गाइस, कहीं ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें ताहे तीहे ते नहीं आया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कस्टम का एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ, इसको भी देख लो आप, वही ताहे आया है लास्ट में, ता हूँ। तो आई टेक एक्सरसाइज डेली, प्लूरल सब्जेक्ट है आई यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे टेक में वर्ब के साथ में यस यस नहीं लगाया, ठीक। तो गाइज ये तो हो गए 8 प्रकार के सेंटेंस जो आपको हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में मिलते हैं। मतलब प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही 8 प्रकार के होते हैं, जिसके द्वारा आप प्रत्येक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल आपको बताएंगे जो कंपटीशन लेवल की है, या फिर आप 10वीं या 12वीं, करने का मतलब सीबीएसई या यूपी बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, तो 10th या 12th अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं या उसमें पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे सेंटेंस भी आ जाते हैं, और साथ में आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं, ठीक है। तो इसको आके देखो आप, 10th नंबर में हम ऐसा सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा जाता है जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है और स्टार्ट होता है जो है हियर या देयर से। जैसे यहाँ एक सेंटेंस दिया गया एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ एक सेंटेंस है कि बस यहाँ आती है, कहने के तरीके को ज़रा ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ आती है, ट्रेन यहाँ रुकती है, गाड़ी वहाँ से जाती है, आश्चर्यचकित होकर बोल रहे हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ। इसका अंग्रेजी देख लो, हियर कम्स द बस, हियर स्टॉप्स द ट्रेन, देयर गोज द वैन। तो इन बोलने के तरीके से, मतलब कहने का मतलब ताती ते इसमें भी आ रहा है, लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जो स्टार्टिंग होती है हियर या देयर से अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर टाइम। ऐसा कोई सेंटेंस जिससे ये लगता है कि कोई हम फ्यूचर टाइम में कोई प्रोग्राम फिट किए हुए हैं, फिक्स किए हैं, तो उसको भी हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में मानते हैं।
जिसमें टाइम ज़रूर दिया होना चाहिए। जैसे वह अगले महीने दिल्ली जाएगा, है तो गा यहाँ पे, याद रखिएगा। लेकिन यह बात जो कही जा रही है, अभी कही जा रही है कि वह अगले महीने दिल्ली जाएगा, और साथ में इसके साथ में इसमें जो है फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग फिक्स प्रोग्राम है, इसलिए ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसको भी पहचान लो। यह जनरली बहुत कम आता है, लेकिन अच्छे जैसे 10th या 12th कैटेगरी में आप हैं या फिर कंपटीशन में हैं तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको इसको भी सोच रहा हूँ बता दूँ। ठीक है, अदरवाइज कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ अगर आप जान गए तो 100% आपको सोल्यूशन मिलेगा, राइट। और गाइस हाँ, एक बात और कि मेरा एक और क्लास चलता है, स्पोकन क्लास जो है, उसका भी एक चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद में बगैर स्पेस दिए इसको सर्च करके देखें। स्पोकन अगर आप सीखना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे आप स्पोकन को भी ऑनलाइन सीख सकते हैं। और उसमें 4 सीरीज चलाई जा रही है, इसमें 2 सीरीज है। तो अब इसको आते हैं नेक्स्ट हमारा। और इसमें कहा जा रहा है 12 वाले रूल में कि लेखक के कथन को एक्सप्रेस करने के लिए, कहने का मतलब जैसे कोई राइटर होता है तो उसने क्या कहा है उसकी बात को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इन सेंटेंसों का यूज करते हैं। जैसे कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, राइट। नेक्स्ट आपका है कंडीशनल सेंटेंस अगर हो तो सामान्यतः 2 क्लॉज वाले वाक्य, जिसमें 2 क्लॉज हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। ठीक, इसमें जैसे आप सेंटेंस देख लो, एग्जाम्पल में देख लो, यदि तुम तेज दौड़ोगे तुम रेस जीत जाओगे। ठीक है, तो इसमें आप देखो ध्यान से, कह रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस होगा, सामान्यतः 2 क्लॉज वाले होंगे। तो आप देख लो यहाँ पे, इफ़ यू रन फास्ट यू विल ओन द रेस, यू विल विन द रेस, राइट। तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला सेंटेंस और ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज वाला सेंटेंस। यह सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया गया है और ये जो आपका सिंपल फ्यूचर में ट्रांसलेट किया गया है, जिसका रूल्स आप यहाँ पे इसके लिए देख लो और यहाँ पे आप इसके लिए देख लो। बिल्कुल सिंपल चीज़ें गाइज, बिल्कुल आसान सा। ओके, तो ये आपने 13 प्रकार के एग्जाम्पल देखें गाइज, जो ओवरऑल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बिल्कुल सॉल्यूशन निचोड़ है। इसके अलावा और एक सेंटेंस आता है, जैसे कोई प्रेजेंट सीनरी आप देख करके उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। जैसे मान लो चल रहा कोई प्रोग्राम है या फिर फंक्शन है या फिर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, उसके बारे में कमेंट्री देना है, तो वो वाले वाक्य जो आते हैं वो भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में एक्सप्रेस किए जाते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ही बोले जाते हैं। इसके अलावा कोई और सेंटेंस नहीं होता है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और यह बिल्कुल लास्ट सेंटेंसेस हैं जो 13 प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर इन तरीक़ों का प्रयोग जो है हम कहाँ पे सोल्यूशन लगाएंगे। जैसे इसमें तो हमने आपको बता दिया कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे बिल्कुल आसानी से, अगर आप ये जान गए तो। और साथ में आप इसका यूज़ CBSE में पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, और ये चीज़ें नहीं आती तो आप वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वो एग्जाम्पल सहित में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन का दे करके उसका आंसर बनाने के तरीके आपको आगे बता रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहें। थोड़ा सा आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो ये देखिए, अब मान लो आप किसी क्लास में हैं, मान लो, और एक्सरसाइज दिया गया। ट्रांसलेशन तो अधिकतर आता नहीं CBSE बोर्ड में, तो और कंपटीशन में भी ट्रांसलेशन बहुत कम आता है। तो ऐसे आता है आपको, चूज द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम दोज इन ब्रैकेट्स, या फिर और भी कुछ आ जाते हैं, जैसे ये आ गया आपका कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आते हैं इसका सोल्यूशन आपको देना होता है। तो अब जैसे मान लो गाइस यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक को समझ लेते हैं, बाकी इसमें प्रेजेंट के बहुत सारे सेंटेंस मिक्सचर हैं, तो मैं सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अब बच्चे यहाँ पे देखो ध्यान से समझ लो। अब जैसे एक पहला सेंटेंस दिया गया है, द अर्थ डॉट 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 राउंड द सन। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है मूव, मूव्स, मूव्ड। आप कैसे पहचान पाएंगे जल्दी से कि आपका कौन सा वर्ड इसमें फिट बैठेगा, राइट ने। तो गाइज एक बात को समझो, ज़रा सा ध्यान से समझो।
कि अगर हम पकड़ें तो सबसे पहले वर्ब देख लेते हैं। वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब वर्ब तो यहीं पे है, वर्ब यही पे है ना। तो देखो पहले जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है कि नहीं, नहीं लगी है। इसका मतलब जो पूरे टेंस में केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। ये याद कर डालो। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं है कहीं पे। 100% यह प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है या पास्ट के इंडेफिनिट का है। तो अगर यह पास्ट के इंडेफिनिट का है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा। तो इसमें दोनों प्रकार का यहाँ दो चीज़ें दिया हुआ, देखते हैं कौन सा बैठता है। अब ये कैसे कंफर्म करेंगे, तो अगर हम मान लो एस ई एस वाला लगा देते हैं तब मीनिंग क्या निकलेगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो हम क्या कहेंगे, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अगर हमने मूव्ड लगा लिया कि द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमा। तो इसका मतलब ये हो गया गाइस कि हम इसमें अगर ये प्रेजेंट की इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है 100%, तब तो आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, तब तो यही लगेगा 100%। लेकिन अगर ये कंफर्म नहीं है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस या पास्ट का इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो आप चाहे ये लगा लो, आप चाहे ये लगा लो, लेकिन ये तो कभी नहीं लगेगा। तो क्लियर हो गया कि इसमें हमने क्या फिट बैठाना है, राइट, ओके ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो आ जाओ इधर देख लेते हैं। ये हो गया जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, आई डॉट 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 डू डिड आई एम गोइंग या आई एम डूइंग लिखा है, ठीक है। तो कहा डोंट डिस्टर्ब मी, पहला ये तो क्लियर हो गया कि अरे तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का टेंस है। तो आई यहाँ डॉट 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 माई होमवर्क, तो इसमें क्या लगाओगी, आई एम डूइंग अगर लगा दोगे तो मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ, बिल्कुल यही करेक्ट बैठेगा। अगर डू लगा दोगे तो यह निगेटिव होना चाहिए या इंट्रोगेटिव, तभी डू लगाओगे। डिड लगाओगे तो भी यह निगेटिव या इंट्रोगेटिव होना चाहिए तभी लगाओगे। तो इसका मतलब आई एम डूइंग ही यहाँ पे फिट बैठेगा। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर प्रेजेंट के टेंस इंडेफिनिट के आपको सारे आते हैं तो आप ये आसानी से समझ पाएंगे, राइट। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ। बाकी आप यहाँ पे देख लो, ये बहुत सारे सेंटेंस हिंदी में दिए गए हैं। अब इनको अगर ट्रांसलेट करना है तो हम आसानी से समझ सकते हैं। ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ अंत में आ रहा है, इसका मतलब ये सारा का सारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस, जिसको करने के लिए हमें उन 4 रूल्स की ज़रूरत होगी जो हमने ऊपर लिया हुआ था। और साथ में जो है जो रूल्स के हिसाब से आई के साथ में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कैसे, अफर्मेटिव में क्या है, नेगेटिव में क्या रूल है, वो सारी चीज़ें लगा करके आप इनका ट्रांसलेशन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने पहले करना है पहला वाला कि मैं खाता हूँ, तो आई मैं खाता हूँ का पहले तो देख लो ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। इसका मतलब इसमें वर्ब में यस यस लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, बस इतना ही करना है, राइट ना। सब्जेक्ट वर्ब में यस यस लगा के प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर है तो कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई हो गया। और खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। आई तो प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसके साथ में क्या करेंगे, जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यस नहीं लगेगा तो आई ईट हो गया इसका अंग्रेजी। अब एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो रीता नाचती है, तो रीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई, नाचती है, तो रीता डांस में एस लगा देंगे क्योंकि डांस का अंतिम अक्षर जो होगा वो ई होगा। तो इसमें हम केवल एस जोड़ करके इसका वर्ब में यस लगाने के तरीके से चेंज करके लगा देंगे, तो रीता डांसेस, राइट। तो जैसे आपने देखा कि इस तरह से हम बहुत तमाम तरह के जो है एग्जाम्पल समझ पाए हैं और सब कुछ कर पाए हैं बिल्कुल आसानी से। और गैस याद रखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो हम तो यही चाहते हैं भाई मेहनत से आपको सारी चीज़ें मिलें, जानकारी मिले और घर बैठे बैठे आप सारी चीज़ें आसानी से पढ़ें। तो गैस याद रखें कि आप
आप पढ़ रहे हो या आपके घर पे कोई बच्चा हो या कोई भी पढ़ रहा है, वीडियो में ज़रा सी भी अगर दम है तो इस वीडियो को लाइक भी करना ना भूलना और साथ में शेयर भी करो, ताकि और भी बच्चे बहुत सारे घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकें, ऑनलाइन फ्री शिक्षा ग्रहण कर सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।